रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मालिनी की बहू संगीता को दही भल्ले बनाने का बहुत शौक था, जिसके चलते वो आए दिन घर में दही भल्ले बनाया करती। उसकी इस आदत के चलते घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता था। फिर भी संगीता दही भल्ले बनाना बंद नहीं करती। एक दिन संगीता की सास मालिनी सर पर कपड़ा बांधकर हॉल में आंखें बंद करके बैठी हुई थी। तभी उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है। क्या हुआ मालिनी, तूने सर पर ऐसे कपड़ा क्यों बांध रखा है? तबीयत खराब है क्या तेरी? और तेरी ये नाक लाल क्यों है? मेरी नाक जुकाम की वजह से लाल है। तुझे तो पता ही है कि जब मुझे जुकाम होता है तो कितना तेज होता है। मेरा सर फटा जा रहा है दर्द के मारे। तो तू दवा क्यों नहीं लेती है? दवा खा लेती तो अब तक आराम हो जाता। हाँ, राहुल को फोन किया है, आने वाला होगा, तब जाऊंगी दवा लेने। पैदल जाने की हिम्मत नहीं हो रही। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है मालिनी, कि जब तक तेरी बहू नहीं आई थी सारे घर का काम तो अकेले ही करती थी। तब ना ही तू थकती थी, ना ही कभी बीमार होती थी। लेकिन जब से तेरी बहू आई है, आए दिन तेरे घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता है। क्योंकि मेरे घर में बहू नहीं आई है, बल्कि दही भल्ले बनाने वाली बहू आई है, जो कि और कुछ चाहे बनाना भूल ही जाए, लेकिन दही भल्ले बनाना कभी नहीं भूलती है। उसी की वजह से आज हम बीमार हैं। मैं कुछ समझी नहीं, तो कहना क्या चाहती है? मतलब ये है कि बाहर इतनी गर्मी है, धूप है और दही ठंडी होती है। जब सर्द गर्म होगा तो तबीयत खराब होगी ही ना। जब भी वो दही भल्ले बनाती है, हम लोगों का दिल नहीं मानता है और हम खा लेते हैं, तो बीमार तो होंगे ही ना। तुम्हारे घर की लीला तुम ही जानो। दवा पानी ले लो और आराम कर। मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद राहुल घर आता है और अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों दवा लेकर घर वापस आते हैं। तभी संगीता रसोई से निकलकर उनके पास आती है। राहुल जी, आप लोग कहाँ चले गए थे? मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ, बताया भी नहीं जाने से पहले। अरे वो मैं माँ को दवाई दिलवाने गया था। वो क्या है ना, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और डॉक्टर का क्लिनिक भी जल्दी बंद हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी चला गया। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या काम था? काम कुछ नहीं था, बस लंच टाइम स्टार्ट हो गया था तो मैंने सोचा कि खाने के लिए बोल दूं, इसलिए ढूंढ रही थी। हाँ ठीक है, माँ के लिए खाना लगा दो, लेकिन याद रखना माँ को खाना लाइट देना है, जैसे कि सूप, दलिया, खिचड़ी। लेकिन मैंने तो रोटी सब्जी बनाई है। कोई बात नहीं, माँ जी को कमरे में ले जाइए आप, मैं उनके लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। संगीता की बात सुनकर राहुल अपनी माँ को लेकर कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद संगीता खिचड़ी और दही भल्ले लेकर मालिनी के कमरे में आती है। तभी राहुल दही भल्ले की प्लेट देखकर कहता है, तुम सही में मूर्ख हो या पढ़ी लिखी गवार? अरे इतना तो तुम्हें पता होगा कि दवा के साथ कोई ठंडी चीजें नहीं खाते हैं। अरे डॉक्टर खुद मना करते हैं, यहाँ तक दवा भी गर्म या नॉर्मल पानी से लेने के लिए बोलते हैं, और तुम यहाँ दही भल्ले लेकर आई हो। सॉरी, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। वो मैं खिचड़ी लेकर आ रही थी ना, तो उसके साथ ही दही अच्छी लगती है ना, मैंने सोचा दही ना सही भल्ले ही सही। सच में यार, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तुम अपने ये दही भल्ले वापस ले जाओ और खुद ही खा लो, मुझे सिर्फ खिचड़ी दे दो। राहुल की बात सुनकर संगीता दही भल्ले लेकर रसोई में वापस चली जाती है। लेकिन संगीता की हर दिन दही भल्ले बनाने की आदत में कोई सुधार नहीं आता। एक दिन राहुल ऑफिस से घर आता है और पानी के लिए संगीता को बहुत तेज की आवाज देता है, लेकिन रसोई दूर होने के कारण उसे राहुल की आवाज सुनाई नहीं देती। तभी राहुल खुद उठकर रसोई में जाता है। संगीता दही भल्ले बना रही थी। यार तुम मेरे पैसों को क्यों आग लगाने में लगी हुई हो? आए दिन दूध के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, और एक तुम हो जब देखो दही भल्ले दही भल्ले। अरे आज तक तुम्हें कभी दही भल्ले खाते नहीं देखा सिवाय बनाने के। राहुल जी, आपने मुझे दही भल्ले खाते हुए इसलिए नहीं देखा क्योंकि दही भल्ले बनाने का शौक है मुझे, खाने का नहीं। अच्छा तो एक काम करो, कहीं जाकर किसी होटल में काम कर लो, उससे तुम्हारे शौक भी पूरा हो जाएगा और घर में 4 पैसे भी आ जाएंगे। आप चाहते हैं कि पति के होते हुए मैं बाहर जाकर कमाऊं? लोग क्या कहेंगे? मतलब आप इतने गरीब हो गए हैं कि अपनी माँ और पत्नी का खर्चा भी नहीं उठा सकते? मैं माँ और अपनी पत्नी दोनों का खर्चा उठा सकता हूँ, लेकिन बेफिजूल का खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। अरे 3 लोगों की फैमिली है, हमारे घर में इतने दही भल्ले कोई नहीं खाता। तुम खुद भी नहीं खाती, उसके बाद भी तुम आए दिन दही भल्ले बनाती रहती हो। अरे और कुछ दिनों बाद जब वो खराब हो जाते हैं तो उन्हें फेंक देती हो। अरे राशन बर्बाद करना कोई तुमसे सीखे, उसमें पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं आता राशन। अपने पति की बात सुनकर संगीता चिढ़ जाती है।
और गुस्से में गैस बंद करके अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है और संगीता के मन में अपने पति की होटल में काम करने वाली बात लग जाती है, जिसके बाद वो अपने घर के आसपास के होटलों में काम का पता करना शुरू करती है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसे अपने घर के पास वाले होटल में काम मिल जाता है, जिसकी भनक उसकी सास या पति में से किसी को नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन राहुल अपने दोस्तों के साथ उसी होटल में खाना खाने के लिए आता है, जहां उसकी पत्नी काम कर रही थी, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। आपने ही तो कहा था कि अगर तुम्हें दही भल्ले बनाने का इतना शौक है तो किसी होटल में काम देख लो, 4 पैसे भी आ जाएंगे और तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा। अब आप खुद ही चिल्ला रहे हैं। आप पहले तो खुद डिसाइड करिए कि मैं करूँ क्या। यार संगीता, तुम सच में पागल हो। तुम्हारे में बिल्कुल बुद्धि नहीं है। अरे मैं तुम्हारे को इतने दिन से बोल रहा हूँ कि हमारी छोटी फैमिली है, तुम इतने दही भल्ले मत बनाओ, और तुम हो कि मेरी ये बात मानने की जगह ये बात मान ली कि होटल में जाकर काम कर लो। वाह, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज निकला। मेरे दिमाग को लेकर आप मुझे बोलते रहते हैं, लेकिन कभी खुद के दिमाग को भी देख लिया कीजिए। कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ। मुझे तो आपका दिमाग में ही समझ में नहीं आता। अरे मेरी माँ, मुझसे ही गलती हो गई। मैंने ही गलत बोल दिया, माफ कर दे मुझे। और चल यहाँ से। तुम्हें होटल में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर में चलो और खाना बनाओ। ऐसे बाहर होटल में काम करके मेरी इज्जत का फलूदा मत करो। राहुल इतना कहकर संगीता का हाथ पकड़कर उसे घर ले आता है। तभी हॉल में बैठी उसकी माँ राहुल से कहती है, बेटा ये क्या कर रहा है? तो बहू का हाथ पकड़े ऐसे खींच कर ला रहा है जैसे मानो तो पुलिस हो और ये चोर। ऐसा क्या कर दिया इसने? माँ, आपकी बहू रानी को दही बल्ले बनाने का इतना शौक है कि मैंने घर में बनाने से मना कर दिया तो मैडम होटल ही पहुंच गई। जब मैं अपने दोस्तों के साथ होटल में पहुंचा, अरे तो देखा कि ये मैडम वहां पर काम कर रही है। अरे इसको काम करके देख, मेरा तो पेट वैसे ही भर गया। अरे बिना बात के दोस्तों के सामने मजाक और बन गया मेरा। हे भगवान, किसी आस पड़ोस वाले ने देखा तो नहीं ना? माँ अब भी कैसी बातें करती है। अरे मेरे सभी दोस्तों ने देख लिया, आपको गली वालों की पड़ी है। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। अगर ऐसी बात थी तो आपने क्यों बोला कि जाके होटल में काम करो? अरे मैं कल को बोलूंगा कि जाके कुएं में छलांग लगा दो तो क्या लगा दोगी? अरे एक बार ये नहीं सोचोगी कि जिंदा बचोगी कि नहीं? अरे ऐसे नहीं होता। हर काम करने से पहले दिमाग लगाना पड़ता है, बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। तुमसे तो हाथ पैर जोड़ लेता हूँ। अरे भाई कुछ नहीं बोलूंगा मैं तुमसे। राहुल इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी हरकतें देखने के बाद वो फिर कभी दोबारा उसे दही बल्ले बनाने से नहीं रोकता। कुछ दिनों तक उसका यही बर्ताव देखकर संगीता को भी एहसास होता है कि उसके पति ने जो पहले कहा था वो उसके लिए सही था, जिसके बाद वो खुद ही दही बल्ले बनाना कम कर देती है। संजना लखनऊ शहर की रहने वाली लड़की थी, जिसकी शादी दिल्ली शहर में रहने वाले एक रोहित नाम के लड़के से होती है। शादी के बाद जब वो अपने ससुराल आती है तो घर में सोफों की जगह लकड़ियों की कुर्सियों को देखकर वो अपनी सास शीला से कहती है, माँ जी हमारे घर में एक भी सोफा नहीं है क्या? संजना, ये तुम क्या पूछ रही हो आते ही? और हमें सोफे की क्या जरूरत है? हमारे कमरे में बहुत बड़ा और अच्छा बेड है। रोहित सही कह रहा है बहू। फिर भी तूने ऐसे क्यों पूछा कि हमारे घर में सोफा है या नहीं? तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? तेरे सामने तो पड़े इतने बड़े बड़े लकड़ियों के सोफे। माँ जी आप इसे सोफा कहती हैं, लगता है आपने कभी सोफे देखे नहीं हैं। एक से एक बढ़कर डिजाइनर सोफे आते हैं, उनके मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। बहू अगर ऐसी बात है तो तू दहेज में अपने मायके से सोफे ले आते अपने पसंद के। क्या बात कर रही हैं आप माँ जी? आपको पता नहीं है क्या कि दहेज लेना कानूनी अपराध है? बताओ, जब अपने माँ बाप के पैसे खर्च करवाने की बात आई तो मैडम को कानून याद आ गया और हमारे टाइम पर सोफे को लेकर सुनाने लगी। बस कर बहू, तू भी क्या कदम रखते ही सोफे की रट लगाई हुई है। माँ जी क्योंकि मुझे बेड पर नींद नहीं आती, मुझे सोफे पर ही सोने की आदत है। फाइन यार, अभी के लिए चुप करो। ला दूंगा तुम्हारे लिए अच्छा और डिजाइनर सोफा। इसको देखो जरा, शर्म लिहाज तो धोकर पी गई है मानो। इनको आते ही सोने के लिए सोफा चाहिए, आते ही डिमांड चालू कर दी। बोल तो दिया मेरे बेटे ने, ला देगा बहू, अब चुप भी हो जा। कुछ समय बाद सभी लोग अपनी कमरों में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है, लेकिन संजना की सोफे की डिमांड कम ही नहीं होती। तभी एक दिन रोहित शाम के समय ऑफिस से घर आते हुए अपने साथ एक अच्छा डिजाइनर सोफा लेकर आता है, जिसे देखते ही संजना कहती है,
हे भगवान, इतना बड़ा सोफा आप मेरे लिए लेकर आए हैं? हाँ बिल्कुल, जब से तुम आई हो तब से सोफे की ही डिमांड कर रही थी, तो सोचा आज तुम्हारी विश पूरी ही कर देते हैं। रोहित जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। आपको पता है, बिल्कुल ऐसा ही सोफा शादी से पहले मेरे मायके में भी था। ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें तुम्हारे पसंद की चीज मिल गई। हाँ, ये तो सच है। सच में मेरी डिमांड पूरी करने के लिए थैंक यू। संजना और रोहित आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ शीला आती है और सोफे को देखकर कहती है, क्या बात है बेटा, ये सोफा तो बहुत ही अच्छा है। ये किसी बेड से कम नहीं है। एक आदमी आराम तो सो सकता है इस पर। हाँ माँ, ये साइज में बड़ा और थोड़ा डिजाइनर है और काफी आरामदायक भी है। बेटा पैसे भी उतने ही लगे होंगे। कोई बात नहीं माँ, वो तो सब एडजस्ट हो जाएगा। संजना जब से आई थी सोफे की डिमांड कर रही थी। उसको रातों को नींद नहीं आती थी, इसीलिए मैंने सोचा ले ही आता हूँ। और अच्छा है, अगर मैं कभी ज्यादा मेहमान आ गए तो उठने बैठने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये बात तो सही कह रहा है। लोग हमारे घर इतना बड़ा सोफा देखकर हैरान हो जाएंगे। आप ये क्या कह रही हैं माँ जी? ये सोफा मैंने अपने लिए मंगवाया है, आपके मेहमानों के लिए नहीं। तो मैं इसे अपने रूम में ही रखूंगी। ये क्या कह रही बहू, इतना बड़ा सोफा तेरे कमरे में नहीं आएगा। और दूसरी बात, सोफा उठने बैठने के लिए होता है, सजाने के लिए नहीं। और तेरे कमरे में कौन उठने बैठने जाएगा? मेरे सोफे पर आपको बैठने की जरूरत क्या है माँ जी? आप लोग अपने बड़े बड़े लकड़ियों के सोफे पर बैठिए। अरे बस करिए आप, सोफा नहीं था तो लड़ रहे थे, आ गया है तो लड़ रहे हो। कमरे में रहे या बाहर रहे, है तो घर में ना। और तुम्हें तो सोफा चाहिए था ना, वो आ गया तो अब बस करो, तुम ही चुप हो जाओ। रोहित इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और संजना सोफे पर सोने के साथ साथ अपना हर काम सोफे पर ही करना शुरू करती है। फिर चाहे वो सब्जियां काटना हो, खाना खाना हो, उसकी इन हरकतों को देखकर उसके परिवार वाले बहुत परेशान थे। कुछ समय और बीतता है, तभी एक दिन अचानक आधी रात में सोते हुए रोहित की आंख खुलती है और वो संजना को बेड पर ना पाकर उसे ढूंढते हुए रूम से बाहर आता है और उसे सोफे पर सोता देखकर जगा कर कहता है, मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं? अचानक मेरी आंख खुली, देखा तो तुम गायब हो। चलो रूम में। नहीं, आप जाइए, मुझे बेड पर नींद नहीं आती। आप जाकर सो जाइए अकेले। नहीं यार, तुम भी चलो मेरे साथ रूम में, वरना कहीं माँ ने देख लिया तो तुम्हें ऐसे बाहर सोते हुए वो सोचेंगी तुम लड़कर आई हो यहाँ सोने। माँ जी कुछ नहीं सोचेंगी, उनको पता है कि मुझे बेड पर नींद नहीं आती, इसलिए मैं सोफे पर सो रही हूँ। यार तुम तो सोने के साथ साथ अपने सारे काम सोफे पर ही बैठ कर करती हो। मैंने कभी तुम्हें मना किया नहीं ना? लेकिन अभी तो मेरे साथ चलो रूम में। कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं सोना है। बोला ना मुझे बेड पर नींद नहीं आती। भगवान जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मैं इसके लिए सोफा लेकर आया था। जब देखो इसी से चिपकी रहती है। ठीक है, मरो तुम यहीं पर इसी सोफे के साथ, मैं जा रहा हूँ। रोहित गुस्से में इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन संजना की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय शीला रोहित के कमरे में आती है और कहती है, बेटा मेरे कमरे का बेड टूट गया है, सोने में बहुत दिक्कत हो रही है, उसे थोड़ा ठीक करवा दे। माँ आप परेशान मत होइए, बस संडे तक संभाल लीजिए, मैं संडे को ठीक करवा दूंगा। बेटा लेकिन मैं तब तक कहाँ सोऊंगी? रात भर जगराता करूंगी क्या? ये अच्छा मौका है संजना की सोफे पर सोने वाली आदत को छुड़ाने के लिए। आप चिंता क्यों कर रही हैं? आप तब तक सोफे पर सो जाना, मैं और संजना तो रूम में सोते हैं। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तू सही कह रहा है। ओके माँ, मैं ऑफिस चलता हूँ, लेट हो रहा है। रोहित इतना कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद वो रात को ऑफिस से घर आता है और सभी एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी रोहित कहता है, मैडम आज आपको रूम में ही सोना पड़ेगा क्योंकि माँ के कमरे का बेड टूट गया है। नहीं मुझे नींद नहीं आती तो मैं अपने सोफे पर ही सोऊंगी। ये क्या जिद है बहू? मैं तेरा सोफा हमेशा के लिए नहीं मांग रही हूँ। जब मेरा बेड ठीक हो जाएगा तो तू सो जाइए अपने सोफे पर। हाँ संजना, माँ बिल्कुल सही कह रही है। अब मजा आएगा, मैं जल्दी माँ का बेड ठीक ही नहीं करवाऊंगा, तब देखता हूँ कहाँ सोती है मैडम। सभी लोगों की बातें सुनकर संजना उस समय कुछ नहीं बोलती, लेकिन अपनी सोफे पर सोने की आदत के चलते वो फिर आधी रात को नींद में उठकर अपने सोफे के पास जाती है और वहाँ अपनी सास को सोते हुए देखती है और उसे गिरा देती है और खुद सो जाती है। तभी नीचे गिरी उसकी सास नींद में चिल्लाते हुए कहती है, हाय हाय, ये कौन सा करंट लगा दे बहू ने? और जरा इसकी बेशर्मी तो देखो, मुझे गिराकर खुद आकर सोफे पर सो गई। आग लगे ऐसी आदत को, इतना भी क्या शौक है सोफे पर सोने का? अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर रोहित भागते हुए रूम से बाहर आता है।
और अपनी माँ को जमीन पर गिरा देखकर कहता है, माँ ये क्या हो गया, आप जमीन पर क्यों बैठी हैं? ये तेरी बीवी है, इसने पता नहीं मुझे क्या चुबा कर गिरा दिया और सोफे पर खुद आकर पसर कर सो गई। और देख तो, इसे जैसे कुंभकर्ण की बहन है जो मेरी आवाज सुनकर भी नहीं उठ रही। अपनी माँ की बात सुनकर रोहित गुस्से में संजना को जगाते हुए कहता है, यार ऐसी भी क्या आदत सोफे पर सोने की कि तुम कुछ दिन कहीं और नहीं सो सकती हो? तुमने खुद सोने के लिए माँ को ही जमीन पर गिरा दिया नींद में। अब बहुत हो गया, मैं अभी इस सोफे को भी बेच दूंगा, फिर देखता हूँ तुम कहाँ सोती हो। अपने पति की बात सुनकर संजना को अपनी आदत पर पछतावा होता है और वो अपनी सास से इस हरकत के लिए माफी मांगते हुए सोफे पर सोने की आदत को कम करने का वादा करती है। मुझे समझ आ गया है कि मेरी सोफे पर सोने की आदत कितनी बेकार है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी इस आदत के चलते आपको बहुत परेशान किया और इन्हें भी। मुझे आप दोनों की बात सुननी चाहिए थी। वैसे भी ये सोफा है, बेड नहीं, इसे बैठने के लिए ही इस्तेमाल करना ठीक है, ना कि हर वक्त सोने के लिए। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि अब से कभी भी सोफे पर सोने की जिद नहीं करूँगी। सच में माँ जी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।